आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका सिंधु आप सबका स्वागत करती हूं हमारे इस शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ मकड़ौली कला रोहतक के फेसबुक पेज पर। आज का जो मेरा चर्चा का विषय है, जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आई हूं, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इवोल्यूशन, ओरिजिन कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। तो इस सबको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये है क्या। आईपीआर जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। आईपीआर जो है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि वो सारे के सारे प्रॉपर्टी के राइट, जो प्रॉपर्टी आपने अपनी इंटेलिजेंस से एक्वायर की है, यानी कि आपने जो अपने दिमाग की है वो किसी भी फील्ड में, या तो वहां पर क्या हो सकता है कि आपने जो अपनी इंटेलिजेंस है उससे आपने कोई क्रिएटिव वर्क किया है, जिसको हम कॉपीराइट बोलते हैं आजकल। अभी जो कॉपीराइट है वो काफी ट्रेंड में है, क्योंकि लोग पेटेंट इन्वेंशन कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि लोग वीडियो ज्यादा बना रहे हैं, कोई अपना फोटोग्राफी के थ्रू उसको शो कर रहा है, कोई आर्टिस्टिक वर्क कर रहा है, कोई सॉन्ग रिलीज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो हम क्रिएटिवनेस करते हैं, ये सारी की सारी आती है कॉपीराइट में। तो जो कॉपीराइट है वो किसमें फॉल होता है, वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। अभी जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ यहाँ पर, या कोई ऐसा एक चीज है जो मैं हर रोज फॉलो करती हूँ, या कुछ ऐसा वर्ड जो मैं हमेशा बोलती हूँ, हम इसको तकिया कलाम भी बोलते हैं, तो वो क्या है, उस पर मेरा कॉपीराइट है। ठीक है। अभी जो सारे के सारे हम यूनिक करते हैं, कोई भी चीज है जो यूनिक करते हैं, कोई आइडियाज हैं कुछ और लेकर के आते हैं, वो सारे के सारे कॉपीराइट में आते हैं। यानी कि जब हम डिस्कवरी करते हैं, मीन्स जो पहले से एग्जिस्टेंस में थी उसकी डिस्कवरी कर दी, वो फॉल हो जाते हैं कॉपीराइट में। जहां पर हमने एक नई चीज का इन्वेंशन कर दिया, मतलब जिसको हमें लग रहा था कि ये हो ही नहीं सकता, कैसे होगा ये, वो चीज आती है पेटेंट में। या फिर हम हमारा जो कोई भी बिजनेस है उसको रन करने के लिए हम कोई भी ज्योग्राफी का हम कोई भी ट्रेडमार्क यानी कि कोई भी मार्क यूज करते हैं, कोई 3D मार्क है, या फिर कोई वैसे मार्क है, या कोई स्लोगन है, टैगलाइन है, जैसे कि बैंक्स की होती है कि द बैंक अपॉन यू कैन रिलाई, ऐसे इस टाइप में। ये सारी की सारी आती है ट्रेडमार्क में। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में आते हैं, जैसे कि कोई एक स्पेसिफिक जगह है, वो चीजें उसी के क्लाइमेट से, वहीं की ज्योग्राफिकल कंडीशन से हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। जैसे कि कश्मीरी शॉल कह दे, वो होता है, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को शो करता है। तो ऐसी चीजें जो बिल्कुल यूनिक होती हैं, जो कि हमें दूसरों से अलग बनाती हैं, वो सारी की सारी होती हैं हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और उन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करने का हमारा, उनके ऊपर जो हमारी मोनोपली होती है, मतलब हमारा एकाधिकार जो होता है, वो हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे एग्जिस्टेंस में आई, क्या क्या रूल है इनके, वो देखते हैं सबसे पहले। जब मैं बात करूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले पुराने टाइम पे क्या होता था कि कोई नया कुछ इन्वेंशन हो गया, मेनली क्या करते थे लोग, आर्टिस्टिक वर्क में करते थे। कोई नया डिजाइन बना दिया, कोई ऐसी आर्ट कर दी, कोई चित्रकारी कर दी, या कुछ लिख दिया। अब पढ़ें तो अजंता की गुफाओं में कैसे कैसे चित्रकारी है वो, या फिर कबीर के दोहे बोलते हैं हम, कालिदास ने लिखी, या फिर हम महाभारत की भी बात करें तो वहां पे भी क्या है कि लिखी थी गणेश जी ने, और उसको बोला था, मतलब उसका जो बताया था, जिसको सारा का सारा बोलकर वो बताया था, महर्षि व्यास ने। तो जो ये इनके जो वर्क है, उनके साथ में उनका नाम जुड़ा होना, ये क्या शो करता है कि कॉपीराइट जो है वो पहले से ही एग्जिस्टेंस में था, इसके ऊपर किसी का और का नाम नहीं आया। तो जब से हम हैं और हमारी क्रिएटिविटी है, तभी से हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। लेकिन ये है कि ये टाइम टू टाइम ये इम्प्रूव हो रहे हैं। पहले हमें सिर्फ सिंगल राइट होता है, फिर उसके बाद वो बंडल ऑफ राइट्स हो जाते हैं। यही इम्प्रूवमेंट जो है, यही इनका रिकॉग्निजेशन है, वो है। अगर मैं बात करूं कि कॉपीराइट जो है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो ह्यूमन राइट है या फंडामेंटल राइट है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये ह्यूमन राइट है या नहीं है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो ह्यूमन राइट हैं। जो सिविल नहीं, इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल काउंसिल जो हुई थी, कन्वेंशन हुई थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी की थी ह्यूमन राइट के ऊपर, उसमें स्पेशली मेंशन कर रखा है कि आपको राइट है प्रोटेक्शन का। आपके जो भी इंटेलेक्चुअल से आपने जो भी प्रॉपर्टी जो है आपकी आई है, गई, जो भी है, जो आपने क्रिएट की है पेटेंट में हो, साइंटिफिक वर्क में हो, या आपके कोई आर्टिस्टिक वर्क में हो, या फिर आपका कोई ट्रेडमार्क हो, आपको पूरा पूरा राइट है उसको प्रोटेक्ट करने का। वो आपका एक ह्यूमन राइट है, आपका उसके ऊपर मोनोपली का राइट है। वैसे तो जो मोनोपली है, अगर मैं कॉम्पिटेटिव जगह की बात करूं तो वहां पर क्या है, जो मोनोपली है वो रेस्ट्रिक्शन होती है उसकी। कंपटीशन एक्ट की बात करूं अगर मैं, तो कंपटीशन एक्ट में हमारे यहाँ पर कर रखा है कि आप कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं कर सकते जिससे कि आपकी मोनोपली हो मार्केट में। लेकिन वहां भी एक्सेप्शन दे रखे हैं, किसके, आईपीआर के। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं तो आपको पूरा राइट है उसके ऊपर मोनोपली एक्सरसाइज करने का।
तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या है कि आपका वहां पर कोई ट्रेडमार्क है, आपने किसी मार्क को यूज किया हुआ है, किसके लिए? अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। आपके जो ट्रेडमार्क है उससे क्या जुड़ी होती है? उससे जुड़ी होती है गुडविल आपके प्रोडक्ट की, कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, हमने यूज करके देखा है। आप एडवाइस भी करते हो अपने फ्रेंड्स को कि ये यूज करके देखो, ये अच्छा है। वो आप प्रमोशन के लिए नहीं, आप वैसे ही बताते हो कि हाँ मैंने ये यूज किया है, ये अच्छा है, तो आप भी इसको यूज करके देखो। तो जो यही प्रमोशन है, यही है, वो सारा का सारा जुड़ा होता है उसकी एक सामने जो उसकी एक गुडविल है, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो लोगों में उसका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट फैक्टर जो है कि कैसा है ये प्रोडक्ट, कैसा नहीं है, वो जुड़ा होता है। तो अगर कोई उसके साथ कॉम्प्रोमाइज होता है या कोई ऐसा एग्रीमेंट जो उसके वॉयलेशन में होता है या कुछ और होता है, तो वो होता है। या फिर आप अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने कोई एग्रीमेंट किया है, तो वो भी आपका एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्ट हैं जहां पर यह बचाव किया हुआ है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो मोनोपोली है वो सुरक्षित रहे। तो हम फिर से चलते हैं इसकी हिस्ट्री में। तो ग्रीक में हुआ था सबसे पहले कि आप कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हो या कोई भी आप डिजाइन में इंप्रूवमेंट करते हो 500 BCE में, तो उस टाइम पे क्या था, 1 ईयर के लिए प्रोटेक्शन था। ऐसे ही धीरे धीरे प्रोटेक्शन आते गए हैं, चलते गए हैं। फिर अब उसके बाद क्या है, अब अगर हम रिसेंट में बात करें, जो एक चली है ट्रेड, जो अभी स्टैट्यूट बने हैं, जो एक्ट बने हैं, बेर एक्ट के थ्रू आपको प्रोटेक्शन मिला है, हम सबको प्रोटेक्शन मिला है, वो 1600 के बाद स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट किया था यूके ने मोनोप्लीज एक्ट के बाद में, फिर हुए ओनरशिप के राइट्स हुए, फिर उसके बाद धीरे धीरे सबने अपने अपने जो एक नेशन है वहां पर उन्होंने रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन सिर्फ यही नहीं था, आप अपने नेशन में रिकॉग्नाइज कर लो। अभी अगर मैं अभी की बात करूं तो कुछ ऐसा हो सकता है कि हमने यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर दिया, यहाँ पर प्रोटेक्ट कर दिया, तो क्या वो इन्फ्रिंज नहीं होगा कहीं फॉरेन कंट्री में? अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कितना इन्फ्रिंज हो सकता है। यहाँ से डाउनलोड किया और वहां पे कर दिया, यहाँ से कॉपी किया वहां पे पेस्ट कर दिया। अगर ऐसा होता तो हम कितने हैं ऐसे जो हम रिसर्च पेपर खुद बनाते, नहीं बनाते, फॉरेन से लिया, कॉपी कट पेस्ट और यहाँ पे कर दिया, तो वो बन जाता रिसर्च पेपर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, कन्वेंशंस आनी स्टार्ट हुई। 1890 में क्या हुआ था, एक ग्लोबलाइजेशन का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि ग्लोबलाइजेशन में था कि एक नेशन दूसरे नेशन के साथ बिल्कुल फ्रीली ट्रेड करेगा। तो जब जो जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, मतलब देशों का आपस में आना जाना सब कुछ उनका बढ़ गया, एंड उनका फॉरेन ट्रेड जो है वो बढ़ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गई। तो उसी के साथ में अब जब इतना मेल मिलाप बढ़ गया, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपके राइट जो है, मीन्स जो क्रिएटिव है आपने अपनी कंट्री में किया है, तो आपके जो माइंड से करोगे आप ही कर सकते हो, उसको कोई और नहीं कर सकता। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हुआ, फिर उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अदर कंट्रीज में प्रोटेक्शन के लिए हमने की इंटरनेशनल कन्वेंशन आई। पेरिस कन्वेंशन सबसे पहले वो आई थी आर्ट उसके लिए, इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन के, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद बर्ने कन्वेंशन आई, वो आई कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कॉन्फ्रेंस चलती गई। लेकिन फिर क्या हुआ, एक ऐसा स्पेसिफिक जगह नहीं बन पाई जहां पर सारी की सारी जो कंट्रीज हैं वो साइन करें, उनको एनफोर्समेंट मिले। फिर इसके बाद में अभी जो आई थी वो 1970 में आई थी, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर भी क्या हुआ कि बहुत सारे देशों ने उसको साइन तो कर लिया, लेकिन उन जो उन्होंने बनाए थे, जो रूल्स बनाए थे, रेगुलेशंस बनाए थे, जैसे कि किसी एक जो स्पेसिफिक है कॉपीराइट के लिए, तो मिनिमम टाइम पीरियड अपने कंट्री में कितना करोगे, मिनिमम मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो उन्होंने फिक्स कर दिया, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो। तो वो नहीं हो पाया, वहां पर क्या था, एनफोर्समेंट नहीं हो सकती थी। तो एनफोर्समेंट की लैक की वजह से वो फेलियर हो गई। कंटिन्यू है, अब भी चल रही है। आप अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से सर्च करोगे तो आपको काफी सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे विपो के खुद के, वो सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं आपको। लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया जितना कि ट्रिप्स हो गया। ट्रिप्स यानी कि जो WTO के अंडर में, जब WTO आया एग्जिस्टेंस में, UNO ने बनाया था, तो उसमें क्या था कि आपको ग्लोबलाइजेशन जो है इंप्रूव करना था, आपको अदर कंट्रीज को नेशनल ट्रीटमेंट देना था, मोस्ट फेवर्ड नेशन होना था। मतलब आप क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, आप सब कंट्रीज को इक्वली ट्रीट करोगे, ठीक है। मतलब जो आप जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं वो ज्यादा नहीं लगाओगे, इतना एक्सपोर्ट ड्यूटीज नहीं करोगे, वो चीजें जो हैं वो करने के लिए क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इससे इंप्रूवमेंट भी होता है। अगर हम इसको इकोनॉमिक्स से जोड़ करके देखें तो वहां पे क्या है, आप यहाँ पर कोई चीजें जो बिल्कुल सस्ती उगा सकते हो, बना सकते हो, उसका प्रोडक्शन बहुत सस्ता हो सकता है, अदर कंट्रीज में है वहां पर हो सकता है, तो हम आदान प्रदान कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, यहाँ पर तो इतना रिलेवेंस है नहीं इनका। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर ट्रिप्स आया एग्जिस्टेंस में। ट्रिप्स ने क्या किया, मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है वो ले डाउन किए, किसके लिए,
कि आप जो अपने जो स्टेट है जो वहां पर आप कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करो, पेटेंट को प्रोटेक्ट करो, ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को प्रोटेक्ट करो। और जो वहां पर आपके कंट्री में प्रोटेक्शन है, मतलब वो सभी जगह पे प्रोटेक्शन में होंगे जहां पर जिसने उसको साइन कर रखा है, जिस ट्रीटी ने उसको साइन कर रखा है। जैसे कि मैं बताऊं अभी एक सिग्नेचर, एक नोटिस आता है कहीं ऑफिस में या कहीं भी, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जिसने उस पर साइन कर दिए, मतलब क्या होता है, ये उन सबकी नॉलेज में है तो उन सबको उसे मानना है। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है, एक ट्रीटी को सबने साइन कर दिया, मतलब वो उन सबकी नॉलेज में है और उन्होंने उसको एनफोर्स करवा लिया, एडोप्ट कर लिया है। ठीक है, एडोप्शन की वो जो होता है प्रोसीजर वो अलग होता है इंटरनेशनल ट्रीटीज में, और जो उसका एनफोर्समेंट का होता है वो अलग होता है। इसको डिस्कस करने के लिए इंटरनेशनल लॉ में जाना पड़ेगा, अभी इतना टाइम नहीं है, तो हम इसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो फिर ट्रिप्स ने क्या किया, मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो थे वो ले डाउन किए। मिनिमम स्टैंडर्ड्स ले डाउन करने में क्या आता है, जैसे कि अभी जो कॉपीराइट है उसके लिए है 50 ईयर, कि हर कंट्री को मिनिमम 50 ईयर तो करना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा वो कितना भी कर सकता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं उसकी पेटेंट की, तो वहां पर पहले क्या था, सिर्फ प्रोडक्ट पेटेंट था, उसके बाद उनकी ही अमेंडमेंट के ऊपर हमने यहां पर भी ऐड किया है प्रोसेस पेटेंट। फिर ट्रेडमार्क की बात करूं तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट था पहले, पासिंग ऑफ को जो ऐड किया है वो उसी के अमेंडमेंट के बाद ऐड किया है। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि प्रोडक्ट ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है और पासिंग ऑफ क्या होता है। इन्फ्रिंजमेंट जो होता है वो क्या है, जब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट हो गया। लेकिन जब कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो किसी और से पहले, तो आप पासिंग ऑफ में जाते हो। ठीक है, तो ये हो गई उसकी एक्सप्लेनेशन। अब क्वेश्चन ये है कि ये ह्यूमन राइट जो है मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि वहां पर ये प्रोटेक्ट किया गया है। अभी अगर हम बात करें तो ये हमारा फॉल नहीं होगा, अगर हम फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑक्यूपेशन की बात करें तो वहां पर नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी में जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है, वो आपकी कॉर्पोरियल हो या इनकॉर्पोरियल हो, वो कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं अपना जो लेक्चर है ये फिनिश करती हूँ, क्योंकि काफी लेंथी हो जाता है तो फिर बोर हो जाते हो। थैंक यू सो मच।